Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about mechanism of breathing. कि ये ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ब्रीदिंग में हेल्पफुल होते हैं और ब्रीदिंग के फेजेस कौन से हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक से जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं जो बाद में ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड के लिए हेल्पफुल होंगी। ये जो टर्म्स हैं ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं पॉइंट्स को जस्ट रिकैप करते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि डायाफ्रेम क्या है। डायाफ्रेम मसल्स की शीट है जो कहां प्रेजेंट होती है, लोकेटेड बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे मौजूद होती है, जो ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होती है। ये वो लेयर है, ये वो मसल्स की शीट है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती है। हम ऑलरेडी समझते हैं कि थोरेसिक कैविटी कौन सी कैविटी है, वो कैविटी जो लंग्स को इनक्लोज करती है। उस कैविटी के लिए एक स्पेशल कैविटी का नाम दिया जाता है जिसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इस थोरेसिक कैविटी के नीचे जो कैविटी है इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान ये जो शीट है, मस्कुलर शीट है जो इंपॉर्टेंट है लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में, इसको हम डायाफ्रेम कहते हैं। अब रिब्स, ऑब्वियसली आप समझते हैं कि रिब्स क्या हैं। रिब्स ये वो केज है बोन्स का जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, मींस के लंग्स एंड हार्ट्स को। इसके बाद इंटरकॉस्टल मसल्स क्या हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स, इमेजिन करें कि ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है। इस रिब के दरमियान ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को कौन से मसल्स कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। रिवाइज कर रहा हूं, वो मसल्स जो रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं, द मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स इज नोन एज इंटरकॉस्टल मसल्स। इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड यूज होगा लेक्चर में, स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? फॉर एग्जांपल ये राइट साइड की रिब्स हैं, ये लेफ्ट साइड की रिब्स हैं। ये दोनों रिब्स आकर जिस बोन के साथ अटैच होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी बेस पे ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर में डिफरेंस क्या है, या पार्शियल प्रेशर क्या है, हम एक लेक्चर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस पे मैं बना चुका हूं कि प्रेशर ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर क्या है, क्यों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर एल्वियोलाई तक पहुंचती है और फिर एल्वियोलाई से कैसे ब्लड और ब्लड सेल्स एंड सेल से अगेन पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ब्लड से रिमूव हो जाता है लंग्स में, और लंग्स से क्यों कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, जस्ट उस लेक्चर को एक मिनट में रिकैप करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? प्रेशर ऑलरेडी आप समझते हैं कि प्रेशर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट का टर्म जो है वो डिफरेंस के लिए यूज होती है। प्रेशर ग्रेडियंट का यह मतलब हुआ प्रेशर में डिफरेंस। यह प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब यह है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। यह ला मींस के जहां पे गैसेस का पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ज्यादा होगा वो वहां से मूव करेंगी जहां पे उनका प्रेशर कम है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट लंग्स तक क्या चीज आएगी? गैसेस आएंगी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। दूसरा है बॉयल्स लॉ। डेफिनेटली आपने केमिस्ट्री में स्टडी कर लिया होगा कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ यह कहता है कि प्रेशर या
वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू प्रेशर, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट हो? टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट पे जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम होगा। मींस के अगर लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो लंग्स का प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? सर डेफिनेटली कम होगा। अगर प्रेशर लंग्स में कम है तो डेफिनेटली वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा। यह है बॉयल्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन लेक्चर्स के जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है? सबसे पहले यह समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर का, ऑक्सीजन का इनहेल करना, इंस्पायर करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सहेल करना is called exhalation or expiration. So, inspiration or inhalation of oxygen and exhalation or expiration of carbon dioxide is known as breathing. इसके मैकेनिज्म में टू फेजेस हैं, मीन्स के इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, टू फेजेस हैं। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इंस्पायरेशन के दौरान डायाफ्राम की शेप कैसी होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो कैसे गैसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। सो इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन कहते हैं इनहालेशन ऑफ एयर और ऑक्सीजन, जबकि एक्सपायरेशन क्या है? एक्सहालेशन, रिमूव करना, एक्सहालेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहालेशन ऑफ एयर और कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सपायरेशन। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है। इंस्पायरेशन क्या है? यह वो प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम एयर को इनहेल करते हैं, उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। कि इंस्पायरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं यूं सांस अंदर को लेके जा रहा हूं, यह इंस्पायरेशन है। सो इंस्पायरेशन क्या है? allows air to move कहां पे हो? लंग्स में। इस इनहेलेशन के लिए कुछ मसल्स और कुछ पार्ट्स की कंट्रैक्शन की जरूरत होती है, और वो कौन से रिक्वायर हैं? कंट्रैक्शन रिक्वायर ऑफ सम पार्ट्स, कंट्रैक्शन रिक्वायर। अब सबसे पहले एक पार्ट की बात करते हैं जिस इंस्पायरेशन में 60 to 80% रोल है इंस्पायरेशन में, वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम इंस्पायरेशन में क्या होगा? इंस्पायरेशन में यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी जो शेप है वो फ्लैटेंड हो जाएगी यूं। सो क्या हुआ? इंस्पायरेशन में डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट्स किया, कॉन्ट्रैक्ट, और डायाफ्राम कैसे होगी? पहले डोम शेप थी, अब कैसे होगी? इट फ्लैटेंस। जो ही ये फ्लैटेंस हुई, लंग्स को ज्यादा स्पेस मिली ताकि वो क्या हो? एक्सपेंड हो। सो क्या होगा? लंग्स क्या होंगे? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ये जो डायाफ्राम है ये फ्लैटेंड होगा, ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलेगा। सो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा? जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा।
वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होगा एंड डायाफ्राम का 60 to 80% रोल जो है वो डायाफ्राम का है इन इंस्पायरेशन में। इसके बाद देखते हैं कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये इंस्पायरेशन में क्या करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स, ये वो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स के दरमियान हैं जब वो कंट्रैक्शन शो करेंगे तो क्या होगा, कंट्रैक्शन शो करेंगे, जो रिब्स हैं वो मूव अपवर्ड होंगी, एलिवेट करेंगी, और जो ये जो स्टर्नम है ये भी मूव अपवर्ड करेगा या एलिवेट होगा। सो क्या होगा, ये भी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने के रिजल्ट में एलिवेट करेंगी किसको, एलिवेट द रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम को एलिवेट करेंगी और वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। लेकिन जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। मींस के इंस्पायरेशन के दौरान क्या हुआ है, इंस्पायरेशन के दौरान यह हुआ है कि बाहर से एयर इनहेल हुई है, डायाफ्रेम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। डायाफ्राम ने जब कंट्रैक्शन की है तो लंग्स को ज्यादा स्पेस मिला है, स्पेस मिलने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या किया है, इसने इंक्रीज किया है। लेकिन क्या चीज डिक्रीज हुई है, यहां पे एक चीज डिक्रीज हुई है जिसको हम प्रेशर कहते हैं, डिक्रीज प्रेशर। यहां पे क्या चीज डिक्रीज हुई है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। और इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वॉल्यूम इंक्रीज किया है, स्टर्नम एंड जो रिब्स हैं वो एलिवेट हुई हैं। अब इन पॉइंट से यह कंक्लूड किया जा सकता है कि इंस्पायरेशन के दौरान एयर मूव इनटू लंग्स एंड प्रेशर इनसाइड द लंग्स विल डिक्रीज। वॉल्यूम ने इंक्रीज किया और प्रेशर ने डिक्रीज किया। यहां पे वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज है, लेकिन प्रेशर क्या है, डिक्रीज है। अब क्या होगा, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बाहर एनवायरनमेंट में प्रेशर हायर है, लेकिन लंग्स में क्या हुआ है, प्रेशर कम हुआ है। सो एयर क्या करेगी, हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आएगी। सो एयर क्या करेंगी, मूव करेंगी प्रेशर ग्रेडियंट के प्रिंसिपल के तहत कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगी। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या एयर जो है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने इनहेल की है, क्या एयर ने इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है लंग्स का? लेकिन यह बात याद रखनी है, जब लंग्स एक्सपेंड हुआ है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुई है, फ्लैटेंस हुई है, इसने एयर का वॉल्यूम जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज किया है, और लंग्स का वॉल्यूम इस वजह से इंक्रीज हुआ, और इसी इंक्रीज होने की वजह से बाहर का प्रेशर जो है वो ज्यादा हुआ, और बाहर से एयर जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी लंग्स में आई है। लेकिन स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है कि जो हम बाहर से एयर इनहेल करते हैं उसकी वजह से जो यहां का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। अगर बाहर की एयर की वजह से अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता तो फिर बाहर से कभी भी जो गैस है वो इनर साइड पे मूव नहीं करती। जबकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी प्रेशर डिक्रीज होगा, और तभी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में एयर इंटर होगी।
ब्रीदिंग का जो फर्स्ट फेज है वो हमने डिस्कस किया कि वो क्या है, इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन जिसमें हम एयर को इनहेल करते हैं, जब इसके बाद जब एक्सहेल करेंगे उसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन कहेंगे। ये ब्रीदिंग का दूसरा फेज है। जो एक्सपायरेशन है वो क्या है, सबसे पहले इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। एक्सपायरेशन है टेकिंग आउट एयर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स। इज नोन एज व्हाट, एक्सपायरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। सो एक्सपायरेशन क्या है, अलाउज रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जो क्या करता है, लंग्स से एयर को रिमूव अप करता है। इस मैकेनिज्म में एक्सपायरेशन के कुछ रिक्वायरमेंट होती है रिलैक्सेशन की। इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, डायाफ्राम जो है वो फ्लैटेंड हुई थी, मूव डाउनवर्ड किया था और इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हुए थे, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, जो रिब केज और स्टर्नम है वो मूव अपवर्ड हुए थे, एलिवेट हुए थे। लेकिन जो एक्सपायरेशन है बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें इंस्पायरेशन में जो डायाफ्राम है वो कंट्रैक्ट हुई थी, इसमें डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स होगी, रिलैक्स होके दोबारा से अगेन अपनी शेप जो है वो डोम शेप बन जाएगी। सो रिलैक्स होगी, रिटर्न टू पोजीशन, अपनी जो पहली वाली पोजीशन है वो ले लेगी। इसके साथ जब वो अपनी पोजीशन ले लेगी तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा लेकिन प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्योंकि जहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा। सो क्या हुआ, डायाफ्राम दोबारा से इंस्पायरेशन में क्या था, यूं थी, फ्लैटेंड थी, मूव डाउनवर्ड किया था। अब इसमें क्या होगा, मूव अपवर्ड। और डोम शेप बन गई, लंग्स का वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ। इसके साथ जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये भी रिलैक्स हुए, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हुए, जो स्टर्नम और रिब्स थे जो एलिवेट हुआ था वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन यहां पे अब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा देन आउटसाइड एनवायरनमेंट से यहां पे लो है प्रेशर, सो क्या होगी, प्रेशर ग्रेडियंट क्या कहता था कि हायर कंसंट्रेशन से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। सो लंग्स जब एक्सपायर करेगा, जो लंग्स का वॉल्यूम वो डिक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो जितनी भी एयर है वो क्या होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इनहेल होगी। ये इसका मैकेनिज्म। अब फिर क्वेश्चन है कि सर इंस्पायरेशन को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है और एक्सपायरेशन को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है। यह हम प्रीवियस लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो इंस्पायरेशन है, ये जो मैकेनिज्म है, ये हमेशा याद रखना है, इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मीन्स के एनर्जी रिक्वायर होती है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, सो एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जो एक्सपायरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, मीन्स के एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। लेकिन फिर क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंस्पायरेशन में जब एटीपी यूज होती हैं, एटीपी रिक्वायर होती हैं,
जब हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपायर मीन दोबारा से जब लंग्स अपना वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, वो किस वजह से होता है? वो इसकी जो इलास्टिसिटी है और रिक्वायलिंग की एबिलिटी है, रिक्वायलिंग एबिलिटी और इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स जो है एल्वियोलाई की वजह से ये दोबारा से खुद बहुत रिक्वाइल हो जाते हैं, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन इंस्पायरेशन के वक्त एनर्जी चाहिए। सो इसको कंट्रोल कौन करता है? इंस्पायरेशन को एपन्यूस्टिक सेंटर, जो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जबकि एक्सपायरेशन को कंट्रोल करने वाला जो है वो होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अब जस्ट रिवाइज करते हैं जो हम आज क्या क्या डिस्कस किया है। आज हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस किया। उससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी किया कि इंटरकॉस्टल मसल्स, डायाफ्राम, रिब्स, स्टर्नम, प्रेशर ग्रेडियंट एंड बॉयल्स लॉ क्या है। फिर उसके बाद हमने मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप इंस्पायरेशन का डिस्कस किया। फिर उसके बाद एक्सपायरेशन को डिस्कस किया। इंस्पायरेशन में क्या हुआ था? जो डायाफ्राम थी वो डायाफ्राम फ्लैटेंस हुई थी, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ था, प्रेशर डिक्रीज हुआ था। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये भी होती है कि जो हम बाहर से एयर इनहेल करते हैं, ये जो एयर अंदर जाती है और लंग्स को फिल करती है, इस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन यह गलत है। हमेशा याद रखना है, वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो उस वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है और इसी वजह से एयर बाहर से अंदर आती है और फिर लंग्स का वॉल्यूम जो है वो होता है। फिर उसके बाद इंटरकॉस्टल मसल जो है इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर एक्सपायरेशन को डिस्कस किया। एक्सपायरेशन में क्या हुआ? डायाफ्राम अगेन अपनी पोजीशन में डोम शेप बनाई, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो दोबारा से डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हुआ। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेशर क्या था? इंक्रीज था। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या था? प्रेशर डिक्रीज था। सो इंक्रीज, जहां पे पार्शियल प्रेशर हो, हायर पार्शियल प्रेशर हो, तो वहां से एयर क्या करेगी? मूव करेगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। फिर उसके बाद हमने इंस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म, कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसको भी पॉइंट डिस्कस किया कि ये एपन्यूस्टिक सेंटर जो है इसको कंट्रोल करता है, जबकि एक्सपायरेशन को न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव प्रोसेस है? क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन जो एक्सपायरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि जब एक्सपेंड हो जाते हैं या रिलैक्स होते हैं, उसके बाद जो लंग्स हैं इनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो इलास्टिक हैं और दोबारा से रिक्वायर हो सकते हैं। उसके लिए एनर्जी जो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में है उसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। अब लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है। Write the difference between inspiration and expiration। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है?